आरोही का शादी के लिए हाँ कर देना सबको हैरानी में डाल रहा था, वो भी ऐसे मौके पर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि राजेश जी भी कंफ्यूज थे। गीता जी ने जब ये बात उन्हें कही तो एक पल को उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि ये सब कोई मजाक नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अब आरोही से बात करनी ही पड़ेगी। वो ममता जी के पास बैठे उनसे बातें कर रहे थे, जैसे कि वो उन्हें सुन सकती हो। मैं नहीं जानता ममता कि आरोही को क्या हुआ है, वो क्या करना चाहती है, क्या फैसले कर रही है। मैं कुछ नहीं समझ सकता। मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों ने मिलकर उसे प्यार दिया है। अब उसे मैं अकेले नहीं संभाल सकता। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा ममता। राजेश जी की आंखों में आंसू थे। वो ममता जी का हाथ पकड़े उनसे बातें कर रहे थे। कुछ दूरी पर खड़ी नर्स ने जब उन्हें ऐसा करते देखा, उसकी भी आंखें नम हो गई। राजेश जी इसी तरह उनका हाथ थामे उनसे बातें करते रहे। दूसरी तरफ आशुतोष को अभी इन सब के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और समीर शायद किसी काम से गया हुआ था। तभी अचानक उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। जाहिर है ये समीर नहीं था, क्योंकि उसे अंदर आने के लिए डोर नॉक करना नहीं पड़ता। आशुतोष ने बिना उस तरफ देखे कहा, कम इन। और उसने देखा कि वैभव सामने से चला आ रहा है। उसके हाथ में एक फाइल थी। आशुतोष ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, मैंने आपको एक तय समय दिया था मिस्टर वैभव, एंड यू आर लेट। वैसे आशुतोष ये बात भूल भी चुका था, लेकिन जब वैभव सामने आया तो उसे दोबारा से बात याद आ गई। कुछ देर पहले ही समीर ने उसे समझाया था, लेकिन अब समीर भी वहां नहीं था। वैभव ने अपनी घड़ी में देखा, वो लगभग 15 मिनट लेट हुआ था, जो कि बड़ी बात नहीं थी। और उस फाइल की अर्जेंसी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन आशुतोष को बस एक बहाना चाहिए था। उसने वैभव को डांटते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा काम में, तो तुम्हें घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। तुम अपना काम सीरियसली क्यों नहीं कर सकते। आशुतोष काफी गुस्से में आ चुका था, लेकिन अब वैभव को उसकी बातें बड़ी अजीब सी लगने लगी थी। वो समझ चुका था आशुतोष किसी और बात का गुस्सा उस पर निकाल रहा है। उसने कहा, फाइल चेक करके देना मेरा फर्ज है और मैंने वही किया। और रही बात लेट की, तो मैं कुछ मिनट ही लेट हुआ हूँ। आप अगर किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं तो ये गलत है। वैभव की बात सुनकर आशुतोष ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यू आर फायर्ड। क्या? वैभव को लगा कि आशुतोष ने गुस्से में ऐसा कह दिया, लेकिन आशुतोष अब जिद पर आ चुका था। उसने दोबारा गुस्से में कहा, मिस्टर वैभव, आपको आज इसी वक्त कंपनी से निकाला जाता है। आपको नोटिस पीरियड तक रुकने की जरूरत नहीं है। 2 महीने की सैलरी आपको एडवांस में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। वैभव समझ चुका था कि आशुतोष गुस्से में है। वो ये भी जानता था कि उसे इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक परमानेंट एम्प्लॉय है। उसका परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर ही रहा है। राजेश जी के रहते उसे कभी आशुतोष का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जिस तरह आशुतोष उसके साथ रूडली बिहेव कर रहा था, उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। आशुतोष उसकी बात सुनकर बोला, मिस्टर वैभव, अभी आप इस लायक नहीं है जो मुझे ये बता सके कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको निकाला जाता है, क्या आप इस बात को समझ गए हैं? वैभव समझ गया। अब आशुतोष से कुछ भी कहना बेकार ही है। उसने सोचा कि वो इस बारे में राजेश जी से बात बाद में कर लेगा, या फिर अभिनव से। उसने बस एक स्माइल की और उसके ऑफिस से बाहर आ गया। अपनी डेस्क पर जाकर अपना रेजिग्नेशन तैयार करने लगा। हॉस्पिटल में राजेश जी और आरोही थे। शाम होने लगी थी। बाकी सभी वहां से काफी पहले जा चुके थे। राजेश जी ने आरोही से कहा, अब हमें घर चलना चाहिए बेटा, शाम होने वाली है। डैड, मैं यही मॉम के पास। आरोही चाहती थी कि वो वहीं रुके, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजेश जी ने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? आरोही को बड़ी हैरानी हुई। क्या उसके डैड को अब उसकी मॉम की फिक्र नहीं रही? वो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आरोही को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने डैड का हाथ पकड़ा और वहीं पास रखी चेयर पर बिठाया। फिर उनके पास बैठते हुए बोली, आई नो डैड, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें मॉम का ख्याल भी रखना होगा। नहीं आरोही, मैं भावनाओं में आकर ये सब नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी मॉम का ख्याल रखने के लिए यहाँ काफी लोग हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए शायद आजकल तुम अजीब से फैसले ले रही हो, वो भी बिना मुझे कुछ बताए। मुझे यही लगता है कि तुम्हारी मॉम से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखना जरूरी है। राजेश जी अपनी बात कह चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो जिस तरह ममता जी के लिए परेशान हो रहे हैं, उसे बीच में वो आरोही पर ध्यान देना भूल गए हैं। उन्हें लगने लगा था कि आरोही इन सब कंडीशन की वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन आरोही वो ही जानती थी उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसे जब समझ में आया उसके पिता उससे क्या कहना चाहते हैं, आरोही ने फैसला किया कि अब उसे इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। उसने अपने पिता से कहा, डैड, वो आप ही थे जिन्होंने मुझे बचपन से इतनी हिम्मत दी थी कि आज मैं खुद के फैसले ले सकती हूँ। आप और मॉम ही थे जिन्होंने मुझे सही और
गलत का फर्क समझाया था। आप दोनों ने हमेशा मेरे साथ खड़े रहकर मुझे सपोर्ट किया था। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी सिखाई हुई बातों को इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? तो फिर ये सब क्या है आरोही? आज गीता जी ने मुझसे कहा कि तुम। उन्होंने सही कहा डैड। आरोही ने राजेश जी की बात समझते हुए कहा, वो मेरा ही फैसला है। राजेश जी ने जब देखा कि ये फैसला आरोही ने लिया है, वो बोले, इन हालातों में? आरोही समझ सकती थी उसकी शादी के फैसले को कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जगह कोई भी इंसान इन हालातों में शादी के लिए हाँ नहीं करता, जबकि उसका कोई अपना जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो। लेकिन आरोही ने ये फैसला इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब उसके डैड को कोई नुकसान पहुंचे। उसने कहा, डैड, आपने और मॉम ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। चाहे जो हालात रहे, आप दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे हर मुसीबत से बचाया है। अब मेरी बारी है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजेश जी उसकी बात को समझ नहीं पाए। उन्हें नहीं पता था कि आरोही के हाथ कोई सबूत लगा है जिससे साजिश की बू आ रही है। उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा तक नहीं था। उन्होंने आरोही से पूछा, कौन हमें नुकसान पहुंचाएगा आरोही? तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो? राजेश जी को आरोही की बातें बहकी बहकी सी लगी थी। उन्हें फिक्र होने लगी थी कि आरोही को क्या हो गया है। आरोही उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने उन्हें शांत करते हुए कहा, डैड, आप जानते ही हैं इस शादी का फैसला मॉम का था और वो इससे बहुत खुश थी। मैंने हाँ इसीलिए किया था ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके और जब भी उन्हें होश आए तो वो अपनी ख्वाहिश को पूरा होते देख सके। आरोही ने राजेश जी को और ज्यादा परेशान न करते हुए पूरी बात को अलग ट्रैक दे दिया ताकि वो कुछ और ज्यादा सवाल जवाब न करे। वो चाहती तो उन्हें पूरी बात बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि इसकी दो वजह थी। पहली वजह ये कि उसके हाथ जो सबूत लगा था उसके अकॉर्डिंगली उसने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें सस्पेक्ट आशुतोष था। उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसका प्राइम टारगेट था सबूत इकट्ठा करना ताकि जिस किसी ने भी उसकी मॉम के साथ ये सब किया है उसे सजा दे सके। दूसरी वजह यह भी थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसका दुश्मन सावधान हो जाए। अगर उसे पता चल गया कि राजेश जी भी ये बात जानते हैं तो वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, ये सब बातें तो बस आरोही के दिमाग की उपज थी जिसे वो नकार नहीं पा रही थी। उसने किसी तरह से राजेश जी को मना लिया था और वो जो कह रही थी सही है। उसने कहा, डैड, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? राजेश जी ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व है आरोही। तुम्हारी मॉम और मुझे दोनों को ये बात मालूम है। तुम जो भी करोगी सोच समझ कर करोगी और हम दोनों तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं। राजेश जी की बातें सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने डैड को गले लगा लिया। उसे बड़ा सुकून मिला। उसने कहा, थैंक्स डैड, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और आपकी बात सही है, मॉम की देखभाल करने के लिए अब हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरोही ने ये बात कही तब उसकी आंखों में एक चमक थी। वो अपने आगे की भूमिका तैयार कर चुकी थी जिससे अब उसकी मॉम और डैड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभिनव और माया आपस में बातें कर रहे थे जब आशुतोष घर वापस लौटा। आशुतोष ने देखा कि अभिनव और माया हॉल में बैठे हुए हैं। अरे आशुतोष, आओ, कैसा रहा आज ऑफिस? माया ने उसे आते देखा तो बात बदलते हुए कहा। इससे पहले वो अभिनव से इस तरह बात कर रही थी जैसे कि किसी बात पर बहस कर रही हो। आशुतोष ने उसकी तरफ मुस्कुरा देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अभिनव से कहा, सब ठीक है ना भैया? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ, सब ठीक है। असल में हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, अभिनव ने आशुतोष की तरफ देखकर कहा। आशुतोष को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और आरोही वाली बात उसे या समर को अब तक कोई इल्म तक नहीं था। मेरे बारे में? मैं समझा नहीं, आशुतोष ने थोड़ा और क्लियरली पूछते हुए कहा। अभिनव ने एक नजर माया को देखा और फिर कहा, तुम्हें माँ से मिलना चाहिए आशुतोष। वो अपने कमरे में है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो तुम्हें सारी बात बताएगी। अभिनव की बात सुनने के बाद आशुतोष ने और कोई सवाल नहीं किया, बल्कि वो समझ गया कि कुछ तो बात है। वो उसे अपनी मॉम से ही पता चल सकती है। वो पजल्ड सा अपनी जगह से उठा और अपनी मॉम के रूम की तरफ ये सोचता हुआ जाने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। आशुतोष के जाते ही माया फिर बोल पड़ी, आप समझ नहीं रहे अभिनव। मुझे उस लड़की से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन हालातों में उसने शादी के लिए खुद आगे होकर हाँ कही है, उससे तो बस यही लगता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। जरूर ये सब एक साजिश है। माया, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कोई साजिश कर रही है या फिर ये सब उसकी कोई चाल है। देखो माया, शादी का प्रपोजल उनकी तरफ से नहीं आया था, ये हमारा फैसला था। अभिनव माया को समझाने की कोशिश करने लगे। वो जान गए थे कि माया किसी गलत ट्रैक पर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि माया अब इस शादी का विरोध क्यों कर रही है। अभिनव के घर आते ही उन्होंने माया से इस बारे में डिस्कस किया।
और जब माया को ये पता चला कि आरोही ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो उसे अपना बना बनाया प्लान खत्म होता सा दिखने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। मिसेस शर्मा को शॉक देने का प्लान उसने इसीलिए किया था ताकि वो अपनी बीमारी से बाहर ना निकल पाए और गुरुजी की शादी के लिए दी हुई तय सीमा खत्म हो जाए। उसे अच्छे से मालूम था, एक बार गुरुजी की बताई हुई शादी की तारीख निकल गई तो फिर कोई भी फिर आरोही और आशुतोष की शादी का जिक्र उस घर में नहीं करेगा। उसने सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान किया हुआ था और उसकी हर एक चाल कामयाब हो रही थी। उसने तो इसका जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था और संजना ने खुद की और आशुतोष की शादी के सपने देखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब इस मोड़ पर आकर अचानक माया का प्लान उसी तरह भारी पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही ऐसी कंडीशन में शादी के लिए हाँ क्यों कर रही है, लेकिन उसे ये जरूर समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी वो कर रही है वो बेवजह नहीं है। आशुतोष ने माया को ख्यालों में गुम पाया तो उन्होंने कहा, लिसन माया, मुझे या किसी और को भी ऐसा नहीं लगता कि आरोही कोई प्लानिंग कर रही है। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं बस यही कहूंगा कि अपने दिमाग से शक का कीड़ा निकाल दो। हमारी वजह से शर्मा फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि अब आगे कोई प्रॉब्लम हो। इतना कहकर अभिनव अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी बातों से माया ये तो समझ गई थी कि अभिनव को आरोही के खिलाफ भड़काने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब इतने सालों में वो माया की चालों को नहीं समझ पाए तो आरोही की चाल क्या समझेंगे। लेकिन माया क्योंकि खुद हमेशा से चालें चलती रहती है तो उसे साजिश का पता पहले ही चल जाता था। वो ये तो समझ गई थी कि आरोही कुछ ना कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन क्या, ये तो बस उसे ही पता करना था और वो भी जल्दी। अगर उसकी चाल का पता वो शादी से पहले नहीं कर पाती तो शादी हो जाएगी और फिर उसने जो बेशुमार दौलत की मालकिन बनने का सपना देखा है वो टूट जाएगा। ऊपर से आरोही नाम की नई मुसीबत उसके गले पड़ जाएगी जो उसे उसके मकसद से दूर कर देगी। नहीं, मैं किसी कीमत पर हार नहीं मान सकती। माया ने मनी मन निश्चय किया, अपनी जगह से किसी भी तरह से ले शर्मा जी से बात कर लेंगे। अभिनव ने माया की तरफ मुस्कुरा कर देखा। माया ने भी शक ना होने देने, तुम अगर ये समझती हो आरोही कि तुम माया को हरा पाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। माया की माया से कोई नहीं बच सकता और तुम तो। शनाया की बात सुनकर सैम को एहसास हुआ कि वो कोई मजाक नहीं है, इसीलिए वो अपने बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए एक बार कंफर्म किया कि वो सपने में नहीं है। फिर उसने शनाया से कहा, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। हो, माया समझ गई थी संजना किस बात को लेकर दुखी है, लेकिन अभिनव और गीता जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। गीता जी ने कहा, घर जा रही हो, वो भी बिना बताए, और चेहरा तो कैसे उतार रखा है जैसे घर नहीं ससुराल जा रही हो। हुआ क्या है आखिर। संजना ने जब ससुराल वाली बात सुनी तो और ज्यादा रुआंसी हो गई। असल में वो इस वक्त दुखी कम और फनी ज्यादा लग रही थी, और अगर अभिनव या गीता जी को पता होता कि वो आशुतोष की शादी वाली खबर सुनकर जा रही है तो लोग हंसे बिना नहीं रह पाते। गीता जी की बात पर संजना लगभग रोते हुए बोली, हाँ तो किसको बता कर जाऊं, और रुकनी उसे और ज्यादा रोने की शक्ल बना ली कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब जबकि आरोही, तुम सच में पागल हो गई हो क्या, यह सुबह सुबह तुमने कुछ पिया है। तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकती हूँ। सैम को अब सच में आरोही की फिक्र होने लगी थी। आरोही ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, कम ऑन सैम, हम आज शाम को पार्टी के लिए मिल रहे हैं बस। सैम ने जब आरोही की हंसी सुनी, उसकी बहकी बहकी बातें सुनी, उसे यकीन हो चला कि कुछ और बात है। आरोही सच में अपने होश में नहीं थी। उसने आरोही की बात मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आज नहीं, कल कल शाम को मैं तुम दोनों को पिक करने आऊंगी। शनाया को मैं कॉल करके बोल देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, तो हम कल का डन करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आरोही ने बहुत ज्यादा खुशी जताते हुए कहा। कभी कभी हद से ज्यादा इंसान तब खुश होता है जब वो अंदर से उतना ही दुखी हो, और आरोही के साथ इस वक्त यही हो रहा था। जैसे कि उसके कानों पर माया की आवाज पहुंची, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। गुस्से से भरी लाल लाल आंखें, गालों पर सूखे हुए आंसुओं के दाग और तनी हुई आईब्रोज। संजना वाकई किसी बेहद खतरनाक शिकारी की तरह दिखाई दे रही थी, एकदम खूंखार। उसने माया की तरफ देखा और कहा, आपके लिए ये सब खेल होगा दी, मेरे लिए अब ये सब खेल से बढ़कर बन चुका है। माया समझ गई थी संजना को समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो इसी तरह से गुस्से में रही तो किसी न किसी बहाने उसके मुंह से सच्चाई निकल ही जाएगी। फिर माया का खेल खत्म, और माया ये सब होने नहीं दे सकती थी। इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर संजना को कंट्रोल करना ही था। उसने संजना की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया,
लेकिन संजना ने अपनी नजरें घुमा ली, जैसे उसे पानी से भी नफरत हो गई हो। माया ने पानी का गिलास वापस टेबल पर रख दिया। तो एक काम करो, तुम वापस यूएस चली जाओ। यहाँ हम आशुतोष और उस लड़की आरोही की शादी करवा देते हैं। मैं तुम्हें वीडियो कॉल पर पूरी शादी दिखाऊंगी। संजना को माया का ये मजाक पसंद नहीं आया। उसने एक बार फिर गुस्से से अपना चेहरा ऊपर किया, घूर कर माया को देखा। वैसे तो माया को ये कभी पसंद नहीं था कि उसे कोई इस तरह से घूर कर देखे, लेकिन संजना को इस वक्त संभालना जरूरी था। हालांकि माया के लिए संजना और ना ही उसे कुछ क्लियर बता रही है। आरोही ने दोनों के लिए प्लेट में नाश्ता सर्व किया, फिर खुद भी चेयर पर बैठ गई। सुबह से अब पहला मौका था जब उसने राजेश की आंखों में देखा था और कहा, जल्दी से टेस्ट करके बताइए डैड, कैसे बना है। राजेश ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर नादानी पर मुस्कुरा दिए। वो इस बात पर मुस्कुराने लगे कि आरोही को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने बचपन से उसे पाला है और वो उसकी हर एक बात से वाकिफ थे। डैड, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको और मॉम को प्रोटेक्ट करूंगी, तुम शेयर नहीं करेगी। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अभिनव ने समीर को जाते हुए देखा तो बोला, जी भैया, आज ऑफिस जाकर अगले 10-15 दिन का काम प्रॉपर प्लान कर लो, ताकि अब तुम फ्री हो सको। शादी की तैयारियों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ऑफिस में भी सबको डेट बता देना और जल्द से जल्द इनविटेशन कार्ड भी छपवाने हैं। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभिनव की बातों में बहुत ज्यादा अपनापन था। समीर उनके पिता के ड्राइवर का बेटा था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे गैरों की तरह ट्रीट नहीं किया था। वो तो उसे भी अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। समीर ने जब उनकी बातें सुनी तो उनकी आंखें छलक उठी। उसने आगे बढ़कर अभिनव के सीने में अपना सर छुपा लिया। अभिनव समझ गए, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। समीर कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहा, फिर झट से सीधा खड़ा हो गया और बोला, थैंक्स भैया, आपके रहते मुझे कभी भी पापा की याद नहीं आई। आप देखना, आशुतोष की शादी हम धूमधाम से करेंगे। अभिनव ने समीर की तरफ देखकर स्माइल की और कहा, ठीक है, अब जल्दी जाकर बाहर मीडिया वालों को संभालो और आशुतोष के साथ जाकर ऑफिस जाकर सब कुछ सेटल कर दो, क्योंकि कल से तुम दोनों मुझे फ्री चाहिए। मैं और माँ आज शर्मा जी के घर जाएंगे ताकि तैयारियों के बारे में उन्हें सब कुछ पता हो। समीर ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया और बाहर मीडिया से रूबरू होने चला गया। समीर जैसे गेट के पास पहुंचा, बाहर थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठे रिपोर्टर्स फिर से हलचल में आ गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग करीब 2 घंटे से मित्तल हाउस के सामने खड़े हैं ताकि हम आपको इस बारे में हर खबर दे सकें, और ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई आ रहा है। चलिए, हम कोशिश करते हैं किसी से इस बारे में बात हो सके। सभी रिपोर्टर्स एक साथ हरकत में आ चुके थे। वो सभी अपने अपने कैमरे और माइक के साथ रेडी थे और तभी वो बड़ा सा गेट खुला। उससे समीर बाहर आया। इससे पहले जब वो अंदर गया था तब किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब वो किसी भी तरह से गलती नहीं दोहराने वाले थे। उन सभी ने समीर को पहचानते हुए उनसे सवाल पूछने लगे। मिस्टर समीर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है? मिस्टर समीर, क्या इस बार भी पिछली बार की तरह कोई अफवाह फैलाई जा रही है? क्या ये किसी तरह की बिजनेस स्ट्रैटेजी है? क्या आशुतोष मित्तल सच में एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने वाले हैं? और भी तरह तरह के सवाल वो किए जा रहे थे। उनमें से कोई भी जवाब का वेट नहीं कर रहा था, बस सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे। वो सभी थे इतने सारे कि अगर एक एक रिपोर्टर सिर्फ एक एक सवाल भी पूछता तो उनके सवालों में ही दोपहर हो जाती। जवाब तो दूर की बात थी। समीर ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सभी से शांत रहने का इशारा किया। 2-3 बार ऐसा करने के बाद सब धीरे धीरे शांत हो गए। जैसे वो सभी शांत हुए, समीर ने कहा, देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है, और इससे पहले भी जो खबर आई थी आशुतोष मित्तल की शादी की, वो सच ही थी। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जब ये बात उठी थी तब वो महज एक अफवाह नहीं थी? एक रिपोर्टर ने अपना सवाल दागा। समीर ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। जी बिल्कुल, ये खबर अभी अफवाह नहीं है। आप तो जानते ही हैं मीडिया की हालत कितनी खराब है। वो बिना किसी खबर को कंफर्म किए बस क्वेश्चन मार्क के साथ पब्लिश कर देती है। अब ऐसे में सफाई देने का मौका मिले तो हम क्या कुछ ना करें। समीर मीडिया के सामने उनकी धज्जियां उड़ा रहा था। वैसे भी ये सच ही तो था। जर्नलिज्म का मतलब अब सिर्फ मसालेदार न्यूज और अफवाहों तक सीमित ही रह गया था। 1-2 मीडिया हाउसेस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी अब बस न्यूज बताने की जगह ब्रेकिंग न्यूज बनाने में लगे हुए हैं। किसी सेलिब्रिटी का पेट भी अगर बीमार हो जाता है तो न्यूज वाले उसकी भी तरह तरह की मसाला लगाकर दिन भर न्यूज बनाकर चलाते हैं। ऐसे में भला किसके पास फुर्सत थी कि आशुतोष की शादी वाली न्यूज की सच्चाई भी पता लगा सके? अभिनव ने समीर को इसीलिए सबके सामने भेजा था ताकि मीडिया में बनाई जा रही थ्योरीज पर लगाम लगाई जा सके और सभी को सच भी पता चल सके। अपनी सच्चाई को सरकाज़्म के साथ सुनने के बाद एक दूसरे रिपोर्टर ने कहा, तो आपका मतलब है कि शादी की बात बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन मीडिया को ये सब अब पता चल रहा है? देखिए, हमने मीडिया से कभी कुछ छुपाया नहीं, बस मौका अब मिला है सामने आने का, इसीलिए अब आप सभी को कंफर्म न्यूज मिलेगी। मिस्टर समीर,
हमने सुना है कि आशुतोष मित्तल की शादी इससे पहले इसीलिए टल गई थी कि उनकी होने वाली मदर इन लॉ बीमार है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक अन्य पत्रकार के सवाल को सुनकर समीर ने थोड़ा मजाकिया लहजे में जवाब दिया। आपकी सुनने की मैं दाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्योंकि पहली बार शायद किसी ने सही सुना है। समीर की बात सुनकर वहां खड़े सभी रिपोर्टर्स हंस दिए। जिसने सवाल पूछा था वो थोड़ा झीप सा गया। समीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आप में से कई जानते हैं कि उनका इलाज भी चल रहा है। तभी एक सुंदर सी दिखने वाली फीमेल रिपोर्टर ने आगे आते हुए गंभीरता से सवाल किया। उसने कहा, लेकिन मिस्टर समीर, अफवाह तो ये भी है कि उस लड़की ने शादी के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ की ताकि उसकी माँ की जान बच सके। मुंबई के इतने बड़े हॉस्पिटल में एक प्राइवेट वार्ड का खर्चा उठा पाना किसी मिडिल क्लास फैमिली के बस की बात तो है नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समीर ने देखा कि वो महिला पत्रकार खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ वो औरों से अधिक समझदार भी नजर आ रही थी। उसने सवाल भी बड़ा सटीक किया था, जिसका जवाब समीर को काफी संभल कर देना था, वरना पिछली बार की तरह ये बात गलत ट्रैक पर भी जा सकती थी। समीर को याद आया कि लास्ट टाइम यही न्यूज इस तरह चलाई गई थी जिससे आरोही नाराज हो गई थी। समीर ने थोड़ा सोचते हुए इस बात का जवाब दिया, आप दिखने में वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन आपको इस सवाल के बारे में दोबारा से सोच लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो आप हो या मैं, अपने माँ बाप के प्यार के लिए ऐसी हरकत करेंगे। हम जिसे प्यार करते हैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रही बात पैसों की, तो आप ये समझ लीजिए कि प्यार को पैसों से नहीं तोला जा सकता। आरोही जो कुछ भी कर रही है वो अपने माँ के प्यार के लिए कर रही है। ये उसकी माँ की इच्छा थी, जिसका वो सम्मान कर रही है। इसीलिए प्लीज इस तरह की कोई भी अफवाहें न फैलाएं। समीर ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उन सब से कहा। समीर की इस बात का उन सब पर एक अच्छा असर हुआ। वो सभी इस बात को पॉजिटिवली लेने लगे और उसकी प्यार में हद पार करने वाली बात पर हर शख्स फिदा हो गया था। ये कोई और नहीं, शनाया ही थी, जो इस वक्त ब्रेकफास्ट करने बैठी थी और न्यूज चैनल लगाते हुए अचानक समीर दिखाई दे गया। शनाया उसे बस ध्यान से देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इतनी नासमझ तो वो अब नहीं रही थी। उसे पता था इसे प्यार कहते हैं। शनाया को इतने ध्यान से टीवी की ओर देखते हुए जब मिसेस राठी ने देखा तो बोली, अब इतने ध्यान से क्या देख रही है, नाश्ता भी तो करना है। अपनी मॉम की आवाज सुनकर शनाया एकदम से हड़बड़ा गई, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मिसेस राठी ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे मालूम है कि तुम क्या देख रही हो शनाया। शनाया को एकदम से पसीने आने लगे। उसकी मॉम को कैसे पता चला कि वो समीर को देख रही है और उसे पसंद करने लगी है? शनाया डर गई। उसे लगा पता नहीं उसकी मॉम कैसी रिएक्शन देगी। अरे, उसने तो अभी तक खुद समीर से अपने दिल की बात नहीं कही, तो मॉम से क्या कहेगी? शनाया बुरी तरह से घबरा गई थी। मिसेस राठी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अरे मैं जानती हूँ ये न्यूज आरोही के बारे में है, इसीलिए इतने ध्यान से देख रही हो, लेकिन नाश्ता करने का भी तो ध्यान रखो बेटा। शनाया ने जैसे मिसेस राठी के मुंह से बात सुनी, उसकी जान में जान आ गई। उसे तो एक पल को लगा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। ये सोचकर कि उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसे ख्याल आने लगा कि अगर सच में किसी दिन ये सब हो जाए और उसकी मॉम को पता चले, तब वो क्या जवाब देगी। शनाया ने ये सोचा और सोच सोच के शर्माने लगी। जहां एक तरफ समीर को मीडिया के सारे सवालों के जवाब देते देख शनाया शर्मा रही थी, वहीं कोई और था जो इस खबर को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ये सब देखने के बाद गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। ये मनीष राठौड़ था, जो इस वक्त अपने फ्लैट में बैठकर टीवी के सामने ये न्यूज देख रहा था। उसकी आंखों में आग से भी ज्यादा तेज गुस्से की ज्वाला थी, चेहरे पर शैतानी हंसी। अमूमन मनीष कभी अपने हाव भाव से गुस्से में नजर नहीं आता था। वो हमेशा शांत और पंक्चुअल नजर आता था, लेकिन वहाँ दुनिया से अलग था। उसे कोई नहीं देख सकता था, इसीलिए उसके रियल इमोशंस निकल कर बाहर आ रहे थे। उसने न्यूज देखते हुए खुद से कहा, ओह, तो इस बार भी तुम्हारा दाव उल्टा पड़ गया, माया मित्तल। मनीष के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। उसे कैसे पता चला कि इन सब साजिशों में माया का हाथ है? शायद जब वो सूरज से मित्तल परिवार के घर के भेदी के बारे में बात कर रहा था, तो वो माया की ही बात कर रहा था। वैसे तो माया अपना काम इतनी सफाई से करती थी, कभी उस पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन जाने कैसे मनीष को उसके बारे में पता था। मनीष ने जब देखा कि समीर, आशुतोष और अभिनव के बिहाफ पर हर उस खबर का खंडन कर रहा है जो उसने या माया ने पिछले दिनों में अफवाह की तरह उड़ाई थी, तो उसका खून खौलने लगा। हालांकि उसने इस बात को अपनी हार की तरह नहीं लिया था, क्योंकि उसका मकसद शादी को रोकना बिल्कुल नहीं था। आशुतोष की शादी से उसे बेशक फर्क पड़ता था, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य तो कुछ और ही था। उसने टीवी का साउंड कम किया, फिर खुद से बातें करने लगा। लगता है अब टाइम आ गया है कि माया जी से हाथ मिला लिया जाए। हम अलग अलग हमला करेंगे तो जीतने के चांसेस कम होंगे, लेकिन मिलकर हमला करेंगे तो ताकत भी दुगनी होगी, प्रहार भी असरदार होगा। मनीष ने काफी सोच विचार लिया था इस बारे में, और अब फाइनली वो माया के साथ हाथ मिलाने के लिए खुद को मना चुका था। माया उसका साथ देगी या नहीं, ये तो वक्त ही जानता है, लेकिन अगर वो सूरज और मनीष के साथ मिल जाती है तो आशुतोष के लिए मुश्किलें बढ़ाना तय था।
या यूं कहे कि आरोही के लिए, क्योंकि आरोही अब मित्तल परिवार का हिस्सा बनने वाली थी। न्यूज पर मित्तल हाउस को देखकर मनीष के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसने टीवी की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे आशुतोष मित्तल। मैं तुम्हें मौत भी दूंगा और तड़पा तड़पा कर दूंगा। इतना Dear listener, प्यार से देखा और कहा, तुम फिर से हमारे रिश्तेदारों के बारे में जानना चाहती हो? हाँ डैड, आप मुझे कभी बताते नहीं उनके बारे में। क्या हमारे कोई रिलेटिव नहीं है? अगर है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? और अभी तो शादी का माहौल है, ऐसे में तो उन्हें आना ही चाहिए। आरोही सच में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसने बचपन से अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं देखा था। ना ही कोई उनसे मिलने आया था और ना ही वो लोग कभी छुट्टियों में उनके पास गए थे। आरोही तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके कितने चाचा है या कितने कजिन्स है। उसकी मॉम की तरफ से कुछ रिलेटिव आ जाया करते थे, लेकिन अपने पिता की तरफ से उसने कभी किसी को देखा ही नहीं। आरोही के पिता ने उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जानना ही है तो सुनो। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो सब गांव में रहते हैं, यहाँ से बहुत दूर। दूर है तो क्या हुआ, आ भी तो सकते हैं यहाँ। आरोही ने सोचा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मुंबई तक आना पॉसिबल नहीं। आरोही के पिता उसकी नादानी पर हंस दिए। वो लोग खुद नहीं आना चाहते। एक बार आए थे तुम्हारे जन्म के बाद, लेकिन उन्हें शहर रास नहीं आया। वो बेचारे तो डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि बचपन से कभी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियां नहीं देखी थी। सिर्फ तुम्हारी दादी ही यहाँ रह पाई थी, वो भी तुम्हारे प्यार की वजह से। बाकी सब यहाँ की हवा में सांस भी नहीं ले पाते थे, इसीलिए वो सब वापस चले गए। फिर कभी यहाँ पे आने का फैसला नहीं किया। आरोही ने जब ये कहानी सुनी तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। कैसा पॉसिबल है? लेकिन उसके डैड जब कह रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। आरोही को शक भी था और अपने पिता पर यकीन भी। उसने कहा, फिर भी डैड, शादी की बात है, ऐसे में तो वो सब आ ही सकते हैं, या फिर हम उनके पास चले जाते हैं। मैंने कभी आपको उनसे बात करते हुए भी नहीं देखा। आरोही के पिता आज खुलकर बात कर रहे थे, इसीलिए वो चाहती थी कि अपने शक को पूरी तरह से जांच ले। राजेश जी ने देखा कि आरोही सवाल पर सवाल कर रही है, थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोले, अरे वो इसलिए नहीं कि उनके पास मोबाइल या फोन जैसी कोई सुविधा नहीं है। काफी पिछड़ा हुआ गांव है। मेरी उनसे कभी कभी चिट्ठियों में बात होती है, 2-4 महीने में कभी वो चिट्ठी लिख देते हैं, कभी मैं। शादी के बारे में भी उन्हें बता दिया है, लेकिन शायद ही वो सब आ पाए, क्योंकि वक्त भी कम है। आरोही को अब राजेश जी की बातें काफी उलझी हुई लग रही थी। उनमें से कोई तार आपस में जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने सोचा कि कोई भी अपने रिश्तेदारों के बारे में बताने से क्यों हिचकेगा। आरोही की मॉम आज इस हाल में थी और कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। आरोही अपने डैड से और भी कई सवाल करने वाली थी, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। लगता है सैम आ गई। आरोही ने हॉर्न की आवाज, दोस्तों को इनवाइट करना है और किसी शानदार सी जगह पार्टी करेंगे। आशु भी जोक मारा था। उसकी बातों से उन दोनों को लग ये किसी और की नहीं बल्कि आशुतोष की कार थी। समीर ड्राइव कर रहा था और कोइंसिडेंटली उसने भी अपनी कार उसी स्टोर के सामने रोकी थी, वो भी आरोही की कार से महज चंद मीटर की दूरी पर। आरोही अपना सर पीछे टिकाकर आंखें बंद किए हुए बैठी थी, इसीलिए उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। समीर ने कार रोककर अपने पास बैठे आशुतोष से कहा, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं वेट करो, क्योंकि ये नो पार्किंग जोन है। आशुतोष ने उसकी बात पर गर्दन हिला दी और समीर जल्दी से उतरकर स्टोर के अंदर चला गया। अब बाहर 2 कारें आमने सामने खड़ी थी, जिसमें वो दोनों बैठे थे जिन्हें जल्द ही एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधना है। आशुतोष ने सामने खड़ी कार को देखा। वो कुछ ताजी हवा लेने के लिए अपनी कार से उतर गया। क्या आरोही और आशुतोष आज एक दूसरे का सामना कर ही लेंगे? लेकिन